सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हेगल और मार्क्स के विचारों के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में इनके विचार हैं, उन दोनों की तुलना के रूप में। हेगल और मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसको विभिन्न बिंदुओं में हमने विभक्त किया है। सबसे पहला है, हेगल मूल रूप से एक तात्विक विचारक थे। दूसरी ओर मार्क्स को एक भौतिकवादी विचारक माना जाता है। यही कारण है कि हेगल ने अपने द्वंद्ववाद का आधार विचारों को मानते हुए यह निष्कर्ष दिया कि वाद प्रतिवाद और समन्वय के रूप में विचारों में होने वाला परिवर्तन ही प्रकृति और जगत में होने वाले सभी परिवर्तनों का वास्तविक कारण है। इसके विपरीत मार्क्स ने यह बताया कि भौतिक पदार्थ अथवा बाह्य विश्व की दशाओं से ही विचारों का निर्माण होता है। इस प्रकार भौतिक दशाओं के बीच होने वाला द्वंद्व लोगों के विचारों में परिवर्तन लाकर समाज में परिवर्तन उत्पन्न करता है। दूसरा है, हेगल की विचारधारा में आत्मवादी और भाववादी विचारों की प्रधानता है। ऐसे विचार एक दूसरे से स्वतंत्र प्रकृति के भी हो सकते हैं। दूसरी ओर मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली में संपूर्ण प्रकृति और जगत को एक ऐसी समग्रता के रूप में स्पष्ट किया गया है जिसके सभी अंग परस्पर निर्भर और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, हेगल के विचार इस दृष्टिकोण से भी तात्विक दर्शन के निकट हैं कि उन्होंने विकास की प्रक्रिया को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ है कि हेगल ने वाद प्रतिवाद और समन्वय को एक सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया। मार्क्स ने भौतिक पदार्थों अथवा शक्तियों के बीच वाद प्रतिवाद और समन्वय को महत्वपूर्ण मानने के साथ ही इस बात पर भी बल दिया कि इस द्वंद्व से परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ एकाएक गुणात्मक परिवर्तन भी उत्पन्न होने लगते हैं। नेक्स्ट है, हेगल ने जहाँ द्वंद्व के फलस्वरूप परिवर्तन को एक क्रमिक प्रक्रिया का उल्लेख किया, वहीं मार्क्स ने एकाएक होने वाले गुणात्मक परिवर्तन के रूप में क्रांति जैसे तीव्र परिवर्तन की अनिवार्यता पर भी बल दिया है। नेक्स्ट, हेगल ने वाद प्रतिवाद और समन्वय के रूप में जिस परिवर्तन का उल्लेख किया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि विचारों में होने वाला परिवर्तन चक्रीय गति से होता है। इसका अर्थ है कि समन्वय के रूप में एक नई दशा अवश्य उत्पन्न होती है, लेकिन कालांतर में हम जहाँ से चले थे आगे बढ़ते हुए फिर उसी जगह पहुँच सकते हैं। इसके विपरीत मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली के अनुसार होने वाले परिवर्तन को आगे की ओर या ऊपर की ओर उठती हुई रेखा के रूप में स्पष्ट किया, और इसका मतलब यह है कि प्रतिवाद के कारण प्रत्येक आगामी स्तर पर जिस नए समन्वय की स्थापना होती है उसका स्वरूप पहले की तुलना में अधिक अच्छा और उन्नत होता है। नेक्स्ट, हेगल ने द्वंद्ववाद का उद्देश्य अंतिम चरण के रूप में उन निरपेक्ष विचारों के विकास को स्पष्ट करना था जो मानव प्रगति का वास्तविक आधार हो सकते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को इसलिए प्रस्तुत किया कि वह तार्किक आधार पर श्रमिक वर्ग को संगठित करके एक वर्ग रहित समाज की स्थापना चाहते थे। इसके नेक्स्ट है, हेगल के विचार आध्यात्मिक प्रकृति के होने के साथ ही काल्पनिक भी हैं। वे न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं और न ही प्रयोग सिद्ध हो सकते हैं। मार्क्स ने भौतिक आधार पर द्वंद्ववाद की विवेचना करके एक व्यवहारिक सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से हेगल और मार्क्स, इन दोनों के ही जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसकी तुलना की गई है। दोनों में विभिन्न प्रकार के जो अंतर हैं उन अंतरों को स्पष्ट किया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना के बारे में। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत अनेक अंतर्विरोधों से युक्त है। एक और मार्क्स ने यह माना कि प्रकृति के समान भौतिक पदार्थों के बीच में वाद प्रतिवाद के रूप में एक द्वंद्व सदैव चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप समन्वय की एक नई दशा स्थापित होती है। दूसरी ओर मार्क्स ने यह भी मान लिया कि भौतिक दशाओं पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य या साम्यवाद की दशा का विकास अंतिम स्तर होगा, जिसका फिर कोई प्रतिवाद नहीं होगा।
यदि वाद प्रतिवाद और समन्वय निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है तो साम्यवाद को इसका अंतिम स्तर कैसे माना जा सकता है। ये सबसे पहली आलोचना है जो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की गई है। दूसरी आलोचना, मार्क्स ने एक दोषपूर्ण विकास क्रम को स्पष्ट किया। मार्क्स ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विकसित होने वाली पूंजीवादी व्यवस्था को आधार मानते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने वर्ग संघर्ष तथा क्रांति की जो अवधारणा प्रस्तुत की उसके अनुसार पूंजीवाद के अंतर्विरोधों के कारण सबसे पहले इंग्लैंड में साम्यवाद की स्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत रूस और चीन जैसे देशों में पूंजीवाद का विकास हुआ और बिना ही वहाँ साम्यवाद की स्थापना के ये पहले हो गया। इससे पहले इन दोनों देशों में सामंतवाद का प्रचलन था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मार्क्स का यह मानना गलत है कि सामंतवाद के बाद पूंजीवाद तथा पूंजीवाद के बाद साम्यवाद का विकास होना अनिवार्य है। रूस और चीन जैसे देश जो हैं वो इसका उदाहरण है। अगली आलोचना की गई है, मार्क्स के विचारों का आधार केवल भौतिक निर्णायकवाद है। इसका तात्पर्य है कि मार्क्स भौतिक पदार्थों को ही व्यक्ति के चिंतन, उसकी संस्कृति, सामाजिक मूल्य और संपूर्ण सामाजिक संरचना का आधार मानते हैं। उनके चिंतन में उन लक्ष्यों पर कहीं भी विचार नहीं किया गया जिन्हें हम जीवन के अंतिम लक्ष्य कह सकते हैं। मार्क्स ने मानव की उस चेतना को भी भौतिक शक्तियों के अधीन मान लिया जो वास्तव में भौतिक दशाओं के निर्माण का स्रोत होती हैं। इस आधार पर मार्क्स ने विचारों को पक्षपातपूर्ण तथा एक पक्षीय रूप से प्रकट किया है। अगली मार्क्स की जो आलोचना है वह है, मार्क्स ने अपने सिद्धांत में संघर्ष को सहयोग की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि भौतिक शक्तियों के बीच द्वंद्व होने से संघर्ष का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक घटना है। यह विशेष अवस्था जैसे वाद में निहित दोषों के कारण प्रतिवाद की दशा उत्पन्न होती है, फलस्वरूप समन्वय के रूप में एक नई दशा आती है। इस प्रकार प्रत्येक युग में वर्ग संघर्ष समाज की एक अनिवार्य विशेषता रही है। यह इतिहास की एक अपूर्ण व्याख्या है। विभिन्न युगों में वाद और प्रतिवाद के द्वंद्व के फलस्वरूप समाज में संघर्ष ही नहीं हुए बल्कि अनेक ऐसे रचनात्मक परिवर्तन भी हुए जिनके फलस्वरूप मानव ने बर्बरता के युग से आगे बढ़ते हुए सभ्यता के वर्तमान स्तर तक पहुंचना संभव हो सका। इसका तात्पर्य है कि द्वंद्व की दशा संघर्ष के साथ सहयोगी दशाओं में भी वृद्धि करती है। अगली आलोचना है, मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत का निर्माण एक नीति के रूप में किया जिसके फलस्वरूप उसका चिंतन बहुत पक्षपातपूर्ण हो गया। इस सिद्धांत के द्वारा उनका उद्देश्य श्रमिकों को पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित करके उन्हें मानसिक रूप से क्रांति के लिए तैयार करना था। कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि मार्क्स अपने विचारों को सिद्धांत का जामा पहनाकर श्रमिकों के मसीहा बनना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने प्रत्येक उस विद्वान का विरोध किया जो उनसे भिन्न विचारों के आधार पर समाजवादी व्यवस्था लाने के पक्ष में थे। अगली आलोचना मार्क्स की है अव्यवहारिकता के दोष के रूप में। यह सच है कि आरंभ में मार्क्स की द्वंद्ववादी पद्धति बहुत तार्किक और व्यवस्थित दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि मार्क्स के चिंतन में व्यवहारिकता का अभाव है। इसका प्रमाण यह है कि मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई वहाँ इस व्यवस्था को भी प्रतिवाद आरंभ हो जाने के कारण समन्वय के रूप में नई व्यवस्था का प्रादुर्भाव होने लगा। नेक्स्ट आलोचना कार्ल मार्क्स की गई है कि उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस दृष्टिकोण से भी त्रुटिपूर्ण है। यह हमें रहस्यात्मक भाग्यवाद से निकालकर भौतिक भाग्यवाद की ओर ले जाता है। एक ओर यह सिद्धांत विश्वास दिलाता है कि समाज का सर्वहारा वर्ग शोषण को अपना भाग्य न मानकर उसके विरुद्ध संघर्ष करे और दूसरी ओर यह भी कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था हमारी अंतिम नियति है जिसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह एक तरह का भौतिक भाग्यवाद है जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसकी अनेक आलोचनाएं की गई हैं।
इस प्रकार से हम कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी विभिन्न विशेषताओं के रूप में उसका महत्व बताया। हीगल और मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उन दोनों की आपस में हमने तुलना की और अंत में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।